भारत में नारीवादी आंदोलन, भारत में नारीवादी आंदोलन या महिला आंदोलन भी आप इसको लिख सकते हैं, महिला आंदोलन। बहुत सारे आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही नारीवादी संगठन बने। इसको हम समझने के लिए दो पार्ट में बांटकर देख सकते हैं, एक स्वतंत्रता पूर्व, है ना, और दूसरा स्वतंत्रता के पश्चात। स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं से संबंधित मुद्दे जो हैं वो पश्चिम में कुछ अलग संदर्भ में उठे थे। जैसे पश्चिम में भी नारीवादी आंदोलन हुए थे, उसको हम नारीवाद की लहर के रूप में जानते हैं। संक्षेप में उसकी चर्चा मैं कर दूं ताकि आपको भारतीय नारीवादी आंदोलन समझने में मदद मिलेगी। जैसे पश्चिम में उदारवादी नारीवादी जैसे ही आता है परिप्रेक्ष्य, महिलाओं के आंदोलन के लिए उसने एक नई विचारधारा वैचारिकी लाकर रखा कि महिलाओं को पुरुषों के समतुल्य राजनीतिक अधिकार, संपत्ति, विधिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए, इससे महिलाओं का कल्याण और विकास संभव होगा। तो पश्चिम में यानी यूरोप की बात हो रही है, वहां पर नारीवादी आंदोलन जो है वो नारीवाद की लहर के नाम से जाना जाता है। वह क्यों लहर के नाम से अगर जाना जाता है, संक्षेप में आप समझें कि जो पश्चिम में नारीवादी आंदोलन है उसी की प्रेरणा से भारत में भी कुछ कुछ आंदोलन प्रभावित वहां से रहा है। बेसिकली इसको हम नारीवाद की लहर के रूप में जानते हैं, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। क्यों? जैसे समुद्र में कोई लहर आती है और वह किनारे तक पहुंचती है, कुछ अवसाद को छोड़ देती है। नारीवाद के आंदोलन में बहुत सारी लहरें आई और प्रत्येक लहर में कुछ नवीन मुद्दे थे, है ना। और मोटे तौर पर इसको हम 3 लहरों में देखते हैं, है ना। जैसे पहली लहर आई फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, या उदारवादी मूल्य से प्रभावित थी। इसने महिलाओं के लिए अधिकारों की बात की, संपत्ति अधिक से संबंधित, विधिक, राजनीतिक, जिसको आप कहते हैं मताधिकार, तमाम बातें इन्होंने की, है ना। और फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, तो प्रथम लहर आई और अपने साथ कुछ मुद्दों को लेकर दुनिया के मंच पर लोकप्रिय किया। फिर इस लहर के शांत होने के बाद कुछ दूसरी लहर आई और उसने नारी जीवन से संबंधित कुछ मुद्दों को उठाया। फिर तीसरी लहर आई और उसने नारी जीवन से संबंधित कुछ मुद्दों को उठाया। क्योंकि नारीवादी आंदोलन एक दिन में नहीं है ना, ये तो इसका एक इतिहास है लंबा। तो पश्चिम में ये आंदोलन पहले प्रारंभ हुआ, क्योंकि पश्चिम में अगर आप देखें तो आधुनिकता पहले आई, यूरोप में पुनर्जागरण, प्रबोधन, इन सब के कारण। तो जो नारीवाद की लहर है वो 3 लहर के नाम से जानी जाती है कि नारीवाद की प्रथम लहर अपने साथ कुछ मुद्दों को लेकर आई और उसको लेकर दुनिया के स्तर पर महिलाओं ने आंदोलन किया, प्रयास किया। एक लहर शांत होते ही नारीवाद की दूसरी लहर आई। लहर का मतलब आप क्लियर से समझ गए कि हर लहर में नारियों से संबंधित कुछ नवीन मुद्दे थे जिनको लेकर पूरी दुनिया के स्तर पर आंदोलन चलाया गया, प्रयास किया गया। तो नारीवाद की जो द्वितीय लहर थी इसमें कुछ नवीन मुद्दे थे, और एक लहर जो है वह नवीन कह सकते हो 1991 के पश्चात नारीवाद की तृतीय लहर, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। हर लहर जो है वो अपने साथ नारी जीवन से संबंधित कुछ मुद्दों को लेकर आई। जैसे प्रथम लहर के अंतर्गत महिलाओं को इनके राजनीतिक अधिकार की बात की गई, है ना, पॉलिटिकल राइट्स की बात की गई, इनके मताधिकार की बात की गई, है ना, संपत्ति एवं अन्य विधिक अधिकार की बात की गई, संपत्ति और कानूनी अधिकार की बात की गई। ये सब यूरोप में हो रहा था बच्चों। और जो प्रथम लहर है वो कल आपने पढ़ा, वह उदारवाद के मूल्य से प्रभावित था। नारीवाद की द्वितीय लहर आती है, वो अपने साथ कुछ नए मुद्दे लेकर आती है और यह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित था। जैसे आर्थिक क्षेत्र में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात, राजनीतिक संस्थाएं महिलाओं के लिए बनाई जाए, गर्भधारण, गर्भपात, सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए उनमें निर्णय का अधिकार होना चाहिए, है ना। यानी ये जो है नारीवाद की द्वितीय लहर है, ये कुछ नए मुद्दों को लेकर आई। एक नारीवाद की तृतीय लहर है जो 91 के बाद खास करके पश्चिम के समाज में देखी जा रही थी। वह स्त्री विमर्श में कुछ नया मुद्दा लेकर आती है, जैसे सेक्सुअलिटी को लेकर कि किसके साथ महिला यौन संबंध स्थापित करे ना करे, ये नारी जीवन का मुद्दा है, कोई समाज इसमें हस्तक्षेप ना करे, है ना। एक प्रकार से लेस्बियनिज्म, महिला महिला के मध्य संबंधों की बात इस आंदोलन में, है ना। महिलाएं दोहरे भेदभाव का सामना करती हैं, पुरुषों के द्वारा और वर्ग का व्यवस्था या प्रजातीय भेदभाव का। तो नारीवाद की ये जो लहर है पश्चिम में आई। अब आप देख सकते हैं नारीवाद की प्रथम लहर में मताधिकार का मुद्दा था कि भैया महिलाओं को मत देने का अधिकार दो। तो ये जो लहर है ये भारत में नहीं चल रही है बच्चों, ये कहां है? पश्चिम के समाजों में। लेकिन इससे भी भारत का नारीवादी आंदोलन प्रभावित रहा है, इसको आपको समझना है। जैसे आप देखिए भारत में नारीवादी आंदोलन जो स्वतंत्रता पूर्व हुए वो सबसे पहले किस रूप में उठे? तो 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में, है ना, सामाजिक सुधार आंदोलन के भाग के रूप में। जैसे बहुत सारे नेता आए, सामाजिक नेतृत्वकर्ता, आपने पढ़ा है इसको इतिहास में बहुत सारा, है ना। कौन कौन? जैसे हम कहते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, तत्वबोधिनी सभा, बैथुन स्कूल, आर्य समाज, महिला आर्य मोर्चा। कई ऐसे नारीवादी आंदोलन हुए जिसने महिलाओं को कल्याण उनका होना चाहिए, समाज की मुख्य धारा में उनको शामिल करना चाहिए, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार जो भी समस्याएं उस समय थी, चाहे सती प्रथा हो, चाहे पर्दा प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे स्त्री शिक्षा की बात। आप सभी जानते हैं, अपने इतिहास में से पढ़ रखा है कि जो उस दौर में महिलाओं के विरुद्ध बहुत भेदभाव। वैसे भी आप देखें तो भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति कमोबेश दयनीय ही रही है। वैदिक एरा जो है, पूर्व के वैदिक युग में अगर आप देखें तो महिलाओं की कुछ स्थिति बेहतर थी, है ना। आपने ऐसी कई लोपामुद्रा, आपने ऐसी कई विदुषी महिलाओं के बारे में गार्गी मैत्रेयी सुना है। लेकिन धीरे धीरे मध्यकाल के दौर तक आते आते महिलाओं की स्थिति दयनीय हुई। मध्यकाल में जो है पश्चिम से आक्रमण हुआ तो लोगों ने अपनी बच्चियों को बचाने के लिए हमारे यहाँ बाल विवाह की प्रथा को और गहरा कर दिया। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, ये सब मध्यकाल के दौर में आ गई। और ऐसी स्थिति में मध्यकाल के दौर में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हुई। लेकिन धीरे धीरे आधुनिक युग आता है, अंग्रेज आते हैं, पश्चिमी शिक्षा लेकर आते हैं, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक मूल्य से भारतीय समाज में पुनर्जागरण होता है। कुछ समाज के प्रबुद्ध वर्ग आते हैं जो महिलाओं से संबंधित बहुत सारे मुद्दों को उठाते हैं और सामाजिक सुधार आंदोलन के भाग के रूप में महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य होता है। जैसे आप बहुत सारे, जैसे राजा राम मोहन राय आते हैं, सबसे पहले ब्रह्म समाज बनाते हैं और सती प्रथा उन्मूलन के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाते हैं। राजा राम मोहन राय स्त्री की शिक्षा के लिए, विधवाओं की हमारे यहाँ स्थिति क्या थी? बहुत दयनीय थी। और आप देखें तो हमारे यहाँ जो है कुलीन विवाह का प्रचलन रहा है। बंगाल में ऊंचे कुल में विवाह करना लोग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी समझते थे।
कई बंगाल के ब्राह्मण परिवारों में लोग अपनी पुत्रियों का विवाह ऊंचे कुल के ब्राह्मणों से करते थे। ऐसी स्थिति में क्या होता था, अधिक उम्र तक, जीवन पर्यंत उनकी शादियां होती थी, और कई बार अधिक उम्र में 60, 65, 70 साल में भी उनकी विवाह हो रही। तो ऐसी स्थिति में उनकी मृत्यु के पश्चात विधवाओं की बहुत सारी संख्या रहती थी। उनका सर मुड़वा कर काशी, मथुरा आदि जगह पर भिक्षाटन के लिए भेज दिया जाता था। तो जो ये 19वीं सदी का सामाजिक सुधार आंदोलन है, उसके क्रम में महिलाओं के कल्याण के लिए काम हुआ। हालांकि यह नारीवाद की विचारधारा से प्रभावित नहीं था, जैसा कि पश्चिम में नारीवाद एक आइडियोलॉजी थी जिससे प्रभावित होकर वह आंदोलन हुए। भारत में महिलाओं का आंदोलन पुरुषों ने प्रारंभ किया। कुछ ही महिला, सावित्रीबाई फुले आप कहते हैं या रमाबाई कहते हैं, कुछ ही महिलाएं हैं। अधिकतर शुरुआत पुरुषों ने की, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर, इन सब का आप जिक्र करते हैं। कुछ महिलाएं, विदुषी महिलाएं बाद में आई। तो जो भारत में नारीवादी आंदोलन है वह 19वीं सदी में प्रारंभ होता है। और किस लिए? सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि संस्कृति के नाम पर राष्ट्र को एकीकृत करने, अंग्रेजों से अगर लोहा लेना है, अंग्रेजों का मुकाबला करना है, तो हमें अपने समाज को क्या करना होगा? एकीकृत करना होगा। क्योंकि हमारा समाज धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जेंडर के आधार पर विभाजित समाज। तो हमारे समाज में एकता नहीं आ रही है, मुट्ठी भर अंग्रेज हम पर शासन कर रहे हैं। तो जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा है कि संस्कृति के नाम पर भारत एक रहा है सदियों से, ऐसी विचारधारा को अगर बढ़ावा देना है तो हमें क्या करना होगा? जाति, धर्म, क्षेत्र, प्रजाति, लिंग के आधार पर जो भी समस्याएं हैं उसका निदान करना होगा, निराकरण करना होगा। तो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में यह समाज सुधार आंदोलन स्टार्ट होता है और कुछ समाज के प्रबुद्ध वर्ग आते हैं जो सामाजिक समस्याओं के, महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हैं। तो जो भारत में आंदोलन हुए, अब ये सब आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा है, इसलिए तेजी से आप देख सकते हैं। और यही प्रश्न पूछा है कि 19वीं सदी के भाग के रूप में बिल्कुल उस समय के मुख्य मुद्दे और विवाद क्या थे? मुख्य मुद्दा क्या था जी उस समय? पर्दा प्रथा, स्त्रीय शिक्षा, विधवाओं की निम्न स्थिति, विधवा पुनर्विवाह को लेकर, और क्या बाल विवाह, है ना, कुलीन विवाह। तो तत्कालीन, ये बात आज की नहीं हो रही, 19वीं सदी की हो रही है। तो तत्कालीन समाज में मुख्य मुद्दे यही सब थे नारी जीवन से संबंधित। और इन्हीं मुद्दों को संबोधित किसने किया? सामाजिक सुधार आंदोलन ने। चाहे बाल विवाह हो, चाहे सती प्रथा हो, चाहे स्त्री अशिक्षा हो, चाहे पर्दा प्रथा हो, चाहे कुलीन विवाह हो, चाहे विधवा के पुनर्विवाह की बात हो, है ना। तो जो सामाजिक सुधार आंदोलन है ना, ये तत्कालीन समाज की सामाजिक वास्तविकता को बता रहा था। उस समय समाज परंपरागत था, धर्म की प्रबल भूमिका थी, है ना। और ऐसी स्थिति में सामाजिक सुधार आंदोलन के जरिए इन तमाम नारी जीवन से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया गया, है ना। तो यही प्रश्न पूछा था। विवाद क्या था कि जो लोग समाज के समाज सुधारक थे उनका बहिष्कार किया गया, विरोध किया गया, क्योंकि समाज धर्म आधारित था और धार्मिक सांस्कृतिक संरचना महिला को पुरुषों के अधीन मानती थी। बाल विवाह की प्रथा को धर्म से कहीं ना कहीं समर्थन मिलता था। पुरुषों के अधीन मानने की प्रवृत्ति धर्म द्वारा पोषित व संरक्षित थी। संस्कृत के कई श्लोक, यौवन रक्षित भार्या, पूरा आपने पढ़ा होगा कि बाल्यावस्था में पिता महिला का, बच्ची का संरक्षण करते हैं, युवावस्था में पति, और वृद्धावस्था में पुत्र जो है वो किसी महिला का संरक्षण करता है। महिलाएं स्वतंत्र नहीं है। यानी जो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा थी उसने महिलाओं को पुरुषों के अधीन बनाए रखा था। और जो सामाजिक सुधार आंदोलन है, इन्हीं आंदोलनों ने महिलाओं को मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में उनके सुधार के लिए प्रयास किए। और इसी क्रम में जो है बहुत सारे नारीवादी संगठन भी बने जो हमारे सिलेबस का पार्ट है ना। तो बस पूरा इतिहास आपने पढ़ रखा है मॉडर्न हिस्ट्री में, यहां संक्षिप्त में एक पैराग्राफ में बस चीजों को नोट करते हैं। लिखिए, है ना, लिखिए, भारत में नारीवादी आंदोलन, हेडिंग बना लीजिए, स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात। पहला हम लोग पार्ट बनाते हैं स्वतंत्रता पूर्व, आजादी से पूर्व क्या हुआ। लिखिए, देखिए, भारत में नारीवादी आंदोलन, भारत में नारीवादी आंदोलन भारत में नारीवादी आंदोलन स्वतंत्रता पूर्व 19वीं सदी में, स्वतंत्रता पूर्व 19वीं सदी में सामाजिक सुधार आंदोलन के भाग के रूप में प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता पूर्व 19वीं सदी में सामाजिक सुधार आंदोलन के भाग के रूप में प्रारंभ हुआ। देखिए, अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रचलित, अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रचलित आधुनिक शिक्षा व आधुनिक मूल्यों के कारण, अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रचलित आधुनिक शिक्षा व आधुनिक मूल्यों के कारण भारत में एक प्रबुद्ध वर्ग का उदय हुआ। प्रबुद्ध, अभिजात्य, शिक्षित, जागरूक वर्ग, एलीट क्लास जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, के कारण भारत में एक प्रबुद्ध वर्ग का उदय हुआ जिसने जिसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना के क्रम में, जिसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना के क्रम में सामाजिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत की। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना के क्रम में सामाजिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत की। देखिए, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में सवाल लास्ट में, जितने सवाल डाउट अंत में। देखिए, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में समाज के प्रबुद्ध वर्ग द्वारा, प्रबुद्ध मतलब पढ़ा लिखा, शिक्षित, जागरूक, है ना, जिनके पास अधिक बुद्धि है ना, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में समाज के प्रबुद्ध वर्ग द्वारा महिलाओं की निम्न सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु
निम्न सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु तथा महिलाओं से संबंधित विभिन्न सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के क्रम में, है ना, महिलाओं से संबंधित विभिन्न सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के क्रम में सामाजिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत की गई। सामाजिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत की गई। इन आंदोलनों में नारी जीवन से संबंधित निम्न पहलुओं को शामिल किया गया। इन आंदोलनों में नारी जीवन से संबंधित निम्न मुद्दे शामिल थे। उस समय विरोध क्यों नहीं किया गया? समाज का स्तर क्या था जी? धर्म आधारित था। लोग महिला को पुरुषों के अधीन मानते थे, बाल विवाह को उचित मानते थे, सती प्रथा को उचित मानते थे। ये कैसा सवाल है? इतना नहीं समझते हो? समाज ने विरुद्ध, आज ना सामाजिक सशक्तिकरण, महिलाओं का कल्याण और विकास, बुद्धि बढ़ी है। उस समय लोग शिक्षित ही नहीं थे, जागरूक ही नहीं थे, महिला को पुरुषों के अधीन वस्तु मानते थे। धर्म कहता था पति की चिता पर जला दो, बाल विवाह। तो विरोध क्यों नहीं करते थे? समाज क्या था? धर्म के नाम पर अंधा था, धर्म से प्रभावित था, है ना। पहला मुद्दा क्या था? मतलब इतनी बेसिक बात भी क्वेश्चन पूछते हो। लिखो कौन मुद्दा था, तो पहला लिखो बाल विवाह, है ना। बाल विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, स्त्री अशिक्षा, महिलाओं को लिखाया पढ़ाया नहीं जाता था, क्या करेगी पढ़ लिखकर? चूल्हा चौका ही तो करना है ना। कुलीन विवाह समझा चुका हूं, ऊंचे कुल में विवाह, है ना। विधवाओं की निम्न सामाजिक स्थिति, पुनर्विवाह तो सुधार के लिए कहा गया। विधवाओं की निम्न सामाजिक स्थिति, देखिए पैराग्राफ चेंज करके, भारतीय नारीवादी आंदोलन पश्चिम में संपन्न नारीवादी आंदोलनों से भिन्न रहा है। भारतीय नारीवादी आंदोलन पश्चिम में संपन्न नारीवादी आंदोलनों से भिन्न रहा है क्योंकि इसका उद्देश्य महिलाओं के राजनीतिक व विधिक अधिकारों की प्राप्ति न होकर, उनके मानवाधिकार, सामाजिक अधिकारों की रक्षा एवं कल्याण पर अधिक बल देना था, बल्कि उनके मानवाधिकारों एवं सामाजिक अधिकारों की रक्षा तथा कल्याण पर अधिक बल देना था। जब समाज ही परंपरागत था, जब सामाजिक अधिकार है ही नहीं, शिक्षा है ही नहीं, ज्ञान जागरूकता है ही नहीं, तो फिर राजनीतिक अधिकार, वोट देने का अधिकार, संपत्ति, विधिक अधिकार, ये सब कैसे बात होगी, है ना। ये बातें कब की हो रही है? 18वीं सदी की हो रही है, 19वीं सदी की हो रही है ना। सोचो, जब देश आजाद हुआ तो हमारे यहाँ 8 से 9% महिलाएं शिक्षित थी। सोच सकिए कि आजादी से 100-150 साल पहले भारत में कितनी महिलाएं शिक्षित होंगी, जब पुरुष शिक्षित ही नहीं थे, है ना। तो जो भारत में नारीवादी आंदोलन है पश्चिम से अलग है। पश्चिम में नारीवाद की आइडियोलॉजी थी, क्योंकि पश्चिम में ज्ञान जागरूकता स्तर अधिक था, तो नारीवाद के मूल्य से, विचार से प्रभावित होकर वहां आंदोलन महिलाएं कर रही थी। आंदोलन महिलाएं बाद में इन्वॉल्व होती, है ना। और यहां पर जो आंदोलन है वो राजनीतिक अधिकार, वोट देने का अधिकार, संपत्ति, विधिक अधिकार, इन सब की बात नहीं हो रही है। अरे निम्न सामाजिक स्पर्धा प्रथा रोक दो, बाल विवाह रोक दो, है ना। यानी सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए हो रहा है। मानव होने के नाते उनका भी कुछ अधिकार है, कल्याण उनका भी होना चाहिए, है ना। तो यहां पर ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में आंदोलन हो रहे। पश्चिम का परिप्रेक्ष्य ही बिल्कुल अलग है ना। तो पश्चिम का नारीवादी आंदोलन या विमर्श भारत के नारीवादी आंदोलन से पृथक है। वहां पढ़े लिखे लोग, वहां महिलाओं ने लीड किया। हमारे यहाँ पहला सती प्रथा था, जो महिलाओं के जीवन से संबंधित पहलुओं को राजा राममोहन राय, भारतीय समाज सुधार के जनक, है ना। चलिए देखिए, स्वतंत्रता पूर्व संपन्न, पैराग्राफ चेंज करके, स्वतंत्रता पूर्व नारीवादी आंदोलन अधिकांशतः उच्च जाति व उच्च वर्ग की महिलाओं के मुद्दों को लेकर अधिक संचालित हुए। उच्च जाति व उच्च वर्ग की महिलाओं के जीवन से संबंधित मुद्दों को लेकर अधिक संचालित हुए। देखिए, निम्न जाति की महिलाओं में शिक्षा ज्ञान जागरूकता के निम्न स्तर तथा धर्म प्रथा परंपरा के प्रति अधिक समर्पण के भाव के कारण महिलाओं के शोषण के बावजूद उनके लिए आवाज कम उठाई गई। इन महिलाओं के शोषण के बावजूद इनके लिए आवाज कम उठाई गई। जो नारीवादी आंदोलन है ना, पश्चिम से प्रभावित बाद में आया। जो शुरुआत में नारीवादी आंदोलन भारत में हुआ वो कैसे रहा? 19वीं सदी में स्टार्ट होता है, वह सामाजिक सुधार आंदोलन के पार्ट के रूप में स्टार्ट होता है। क्लियर है? क्या मुद्दा था? आपने बहुत जगह पढ़ा है इतिहास में, है ना। आजादी के बाद भारत में नारीवादी आंदोलन कैसा रहा, थोड़ी उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, है ना। जो आजादी के बाद नारीवादी आंदोलन है वह अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग मुद्दों में विभाजित हो गया, है ना। अगर हम देखें कि स्वतंत्रता के पश्चात
भारत में नारीवादी आंदोलन, भारत में नारीवादी आंदोलन बेसिकली आप देखें तो भारत में जो नारीवादी आंदोलन है आजादी के बाद, वह क्षेत्र के आधार पर, दलगत राजनीति के आधार पर शिकार हो गया। उत्तराखंड की महिलाओं की कुछ समस्या, वहां आंदोलन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश बिहार में कुछ अलग मुद्दा है, बंगाल में कुछ अलग मुद्दा है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, यानी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी समेकित आंदोलन, इंटीग्रेटेड एक बड़ा आंदोलन भारत में अब तक अभाव रहा है। जैसे पश्चिम में जो नारीवादी आंदोलन है बहुत सशक्त अभिव्यक्ति रही है, उसमें बहुत सारी अधिकांश महिलाओं की भागीदारी रही। लेकिन भारत में जो आजादी के बाद आंदोलन हुआ, जैसे चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड में गौरा देवी के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जहां पर कुछ महिलाएं पेड़ों से चिपक गई वन की रक्षा के लिए। महाराष्ट्र में महंगाई के विरोध में महिलाओं का आंदोलन हुआ। उत्तर प्रदेश में बलात्कार विरोधी आंदोलन हुआ। देश के कई भागों में दहेज विरोधी आंदोलन हुआ। तो जो भारत में नारीवादी आंदोलन है वो पश्चिम के नारीवादी आंदोलन की तरह संगठित नहीं रहा है। उसके कई कारण हैं। हमारे यहाँ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में महिला विंग बन गई। जैसे आजादी के बाद जो राजनीतिक दल बने, जैसे महिला कांग्रेस कांग्रेस में आ गई, बीजेपी में अलग महिला दुर्गा वाहिनी, अलग महिला मोर्चा, कई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में अलग अलग महिला सेल बन गया, प्रकोष्ठ बन गया, है ना। और ऐसी स्थिति में बाद में जो महिलाओं से संबंधित मुख्य मुद्दे होने चाहिए थे, जिसका समाधान पूरे देशव्यापी स्तर पर होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। इसलिए हम क्या कहते हैं कि भारत में नारीवादी आंदोलन बहुत कमजोर रहा है। निर्भया हत्याकांड के बाद जितना, है ना, लोगों ने इसका विरोध किया, समर्थन में लोग आए, उतना भारत में बहुत कम दिखा। उसके पीछे कई कारण है बच्चों, कि हमारे यहाँ जागरूकता, ज्ञान, शिक्षा का स्तर निम्न रहा है ना। पश्चिम में अधिकतर पढ़ी लिखी महिलाएं, पश्चिम में पॉलिटिकल राइट्स सबको है। और हमारे यहाँ आजादी के बाद से नारीवादी आंदोलन छिटपुट तौर पर, क्षेत्रीय आधार पर हुए, राष्ट्रव्यापी आधार पर कोई एकीकृत बड़ा नारीवादी आंदोलन नहीं हुआ है। पश्चिम में जैसे आप यूरोप में देखिए, महिला अधिकारों की रक्षा के लिए पूरे देश के स्तर पर प्रदर्शन, लेकिन हमारे यहाँ नारीवादी आंदोलन कमजोर रहा है। और आजादी के बाद तो ये अलग अलग, अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर विभाजित हो गया। क्षेत्रीय मुद्दों के इर्द गिर्द, क्षेत्रीय मुद्दों के इर्द गिर्द विभाजित, दलगत राजनीति, पॉलिटिकल पार्टी, दलगत राजनीति से प्रभावित। हर पॉलिटिकल पार्टी में क्या हो गई, एक महिला सेल, महिला प्रकोष्ठ बन गई, क्योंकि महिलाएं भी चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करती है ना। अभी बिहार में रिजल्ट कल ही आया है जी, महिलाओं को प्रदान किया गया 10,000 रुपया, गेम चेंजर बना, है ना, मास्टर स्ट्रोक निकला, है ना, साम दाम दंड भेद, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से। तो जो महिलाएं हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में, महिला कांग्रेस वाली कुछ और कह रही है, बीजेपी की दुर्गा वाहिनी वाली कुछ कह रही है, एडवा, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन, सीपीआई, आगे मैं लिखवा दूंगा, नारीवादी संगठन। तो ये दलगत राजनीति का शिकार हुई। अगर हम कहें और क्या हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रखर नेतृत्व का अभाव, जैसे दलित आंदोलन को गाइड करने के लिए, लीड करने के लिए अंबेडकर जैसी शख्सियत आ गए, उतने पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति भारत में आप, है ना, है ना, कोई भी ऐसा नारीवादी आंदोलन की बड़े चेहरे को आप नहीं जान सकते, है ना, राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, प्रखर नेतृत्व कोई प्रभावी संगठन का अभाव रहा, प्रभावी नारीवादी संगठन का अभाव, कि कोई एक ऐसा बड़ा संगठन है। अब उस डिबेट में मुझे नहीं पढ़ना, बिक गया कि क्या बिक गया, आप चुनाव विश्लेषक बन जाइए, है ना, बन जाइए आप, यही काम आगे पत्रकार ही बनना है आपको, है ना। प्रभावी नारीवादी संगठन, है ना, इसका अभाव रहा। और इसके कारण भारत में महिलाओं के विरुद्ध इतनी सारी समस्या होने के बावजूद उसका राष्ट्रीय स्तर पर कोई समुचित निदान बहुत धीरे धीरे हुआ, जितना प्रभावी होना चाहिए। आधी आबादी, आधी दुनिया है ना। लेकिन इनको लेकर स्वतंत्रता के बाद भारत में नारीवादी आंदोलन कमजोर होता चला गया। पश्चिम में नारीवादी आंदोलन मजबूत दिख रहा है, लेकिन हमारे यहाँ यह नारीवादी आंदोलन जो है ना, वह कमजोर होता रहा है ना। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में नारीवादी आंदोलन, हेडिंग बना लीजिए, है ना, पूरा विश्लेषण मंथन करते रहो। 10,000 में 9,999 रुपया क्यों नहीं पड़ा, इससे ज्यादा क्यों पड़ा, कहां पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, यही करो, चुनाव विश्लेषक बनना है हमें, है ना, करते रहो। बिक गया, खरीद लिया, क्या हुआ, पूरा देखिए। प्रियंका कुमारी क्लास पर फोकस करो, है ना, फालतू ज्यादा कमेंट लिखना बहुत बुधियारी नहीं होता है ना, कुछ भी लिख दे जो मन में आए, है ना। ध्यान रखना, आप जो है क्या बनने जा रहे हो, अगर बनने जा रहे हो सीरियसली तो आप आईएएस अधिकारी बनने जा रहे हो। जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रहेगी, सिर्फ आपको उसी के साथ काम नहीं करना है, उसके साथ तो समय के साथ तत्काल में करना ही है, भविष्य में सत्ता परिवर्तन भी होना है। इसलिए राजनीतिक मत, मूल्य, विचारधारा से शून्य होकर, तटस्थ होकर काम करना है। पॉलिटिकल बयानबाजी से बहुत बचना है ना, सोच समझ कर लिखना है। एक डिप्लोमेट को बीजेपी के साथ भी काम करना है, सपा के साथ भी काम करना है, राजद के साथ भी काम करना है, अलग अलग राज्यों में जाना है ना। तो हमारा अपना कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं होता है ना। हम पत्रकार नहीं है, माइक लेके घूम नहीं रहे, हाँ बताइए क्या हो रहा है। तो बहुत दिमाग लगाकर, सोच समझकर कुछ भी बोलना है। एक बयान पूरे आपके प्रशासनिक करियर को बर्बाद कर सकता है। ध्यान रखना कि कोई भी सरकार के समर्थन या विरोध में अगर आप समर्थन में आते हैं, जहर उगलते हैं, तो उसका खामियाजा जीवन भर भुगतना होगा। सोशल मीडिया का जमाना है, छोटी छोटी बातें वायरल हो जाती है। एक आईएएस की कथनी करनी में भेद, स्टेटमेंट, है ना, बहुत सोच समझ कर, है ना। हम पत्रकारिता का कोर्स नहीं कर रहे हैं, हम निष्पक्ष पत्रकार बनने यहाँ नहीं आए, प्रशासनिक अधिकारी बनने आए, है ना। तो मैं आपको सभी को समझा रहा हूं कि धर्म को लेकर, जाति को लेकर, राजनीति को लेकर, राजनीतिक दल को लेकर बहुत ही सोच समझ कर लिखिए। जो आप लिख रहे हैं, सामने वाला कॉपी चेक करने वाला पता नहीं आपके उस बात के अनुरूप रिएक्ट भी तो कर सकता है ना। तो जब भी आप लिखें, जाति, धर्म, पॉलिटिकल पार्टी, विवादास्पद शब्दावली, इन सब से बचें। हम प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। जिन पर इल्जाम लगा है वो जाने, जिनको इसका समाधान करना है वो जाने, है ना। हमारा अपना कोई पॉलिटिकल ओपिनियन ही नहीं है ना। जो जहां से विजय हो, हारे जीते, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबके साथ काम करना है। चलिए लिखिए, स्वतंत्रता के पश्चात देखिए, भारत में नारीवादी आंदोलन, बहुत बड़ा न्यूज तुमने बताया दीपक परिहार, आज तक सबसे बिगेस्ट न्यूज, बहुत बहुत थैंक यू।
है ना, बहुत, ये तो पता ही नहीं था मैथिली के बारे में, बहुत सभी लोग जानकारी से मंत्रमुग्ध हो गए, खुश हो गए, है ना। लिखिए, भारत में नारीवादी आंदोलन, कमेंट के बयार में अच्छे अच्छे लोग बेकार हो जा रहे हैं, यही मैंने देखा इस बैच में, है ना। लिखिए, भारत में नारीवादी आंदोलन, हरमित तुम्हें वो पेन पसंद है इसलिए मुझे ये पेन पसंद है ना। भारत में नारीवादी आंदोलन स्वतंत्रता के पश्चात, है ना, स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावशाली आंदोलन में, एक प्रभावशाली आंदोलन के रूप में कम ही दिखा है, कम ही दिखा है। यदि पश्चिम के नारीवादी आंदोलन से इसकी तुलना की जाए, यदि पश्चिम के आंदोलन से इसकी तुलना की जाए तो भारत के नारीवादी आंदोलन प्रभावी नेतृत्व क्षमता एवं नारीवादी संगठन के अभाव, प्रभावी नेतृत्व क्षमता एवं प्रभावी संगठन के अभाव, कॉमा, वैचारिकी के अभाव, विचारधारा या वैचारिकी के अभाव के कारण कमजोर रहा है, कमजोर रहा है। यह क्षेत्रीय मुद्दों के इर्द गिर्द अधिक संचालित हुआ है, यह क्षेत्रीय मुद्दों के इर्द गिर्द अधिक संचालित हुआ है। उदाहरण स्वरूप 1970 के दशक में, 1970 के दशक में वर्तमान के उत्तराखंड एवं तत्कालीन उत्तर प्रदेश में पर्यावरणीय आंदोलन के रूप में चिपको आंदोलन, वर्तमान के उत्तराखंड तथा तत्कालीन उत्तर प्रदेश में संपन्न पर्यावरणीय आंदोलन के रूप में चिपको आंदोलन, कॉमा, महंगाई के विरोध में महाराष्ट्र में महिलाओं का आंदोलन, महंगाई के विरोध में महाराष्ट्र में महिलाओं का आंदोलन, कॉमा, उत्तर प्रदेश में बलात्कार विरोधी आंदोलन आदि। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पश्चिम में नारीवाद की विचारधारा से, पश्चिम में नारीवाद की विचारधारा से प्रभावित होकर, पश्चिम में नारीवाद की विचारधारा से प्रभावित होकर आंदोलन गहन रूप में दिखाई पड़े, सशक्त रूप में दिखाई पड़े, जबकि भारत में नारीवाद की विचारधारा से प्रभावित होकर महिला आंदोलन का प्रायः अभाव रहा है, जबकि भारत में नारीवाद की विचारधारा से प्रभावित होकर नारीवादी आंदोलन का अभाव रहा है। इसके साथ साथ, इसके साथ साथ महिलाओं का विभिन्न राजनीतिक दलों के वोट बैंक के रूप में विभाजन ने, इसके साथ साथ महिलाओं का विभिन्न राजनीतिक दलों के वोट बैंक के रूप में विभाजन ने महिला आंदोलन को भारत में कमजोर किया है, महिला आंदोलन को कमजोर किया है। 1991 के पश्चात, 1991 के पश्चात आर्थिक उदारीकरण के दौर में शिक्षा, ज्ञान, जागरूकता के बढ़ते स्तर, इससे स्लो नहीं हो सकता रश्मिका, इतना स्लो बोल रहे हैं तब भी नहीं लिख पा रहे हो, तो ये तो मैं क्या करूं, फिर दूसरा बात रोकोगे तो मैं दूसरी लाइन लिखवा दूंगा, कई लोग कहेंगे सर इस बार क्या बोल गए, है ना। तुम्हारे लोगों के 2-3 कमेंट देखकर मैं इतना धीरे और कर दिया हूं, फिर भी छूट जाता है, तब तो क्या किया जा सकता है। 19 क्या बोल रहा था, 1991 के आर्थिक उदारीकरण के दौर में देश में हर क्षेत्र में विकास के परिणाम स्वरूप, देश में, कोई बात नहीं लिखो, देश में हर क्षेत्र में विकास के परिणाम स्वरूप शिक्षा, ज्ञान, जागरूकता का स्तर, शिक्षा, ज्ञान, जागरूकता का स्तर पहले की तुलना में अत्यधिक बढ़ा है, पहले की तुलना में अत्यधिक बढ़ा है। इसके साथ साथ कई प्रमुख नारीवादी संगठनों, इसके साथ साथ कई प्रमुख नारीवादी संगठनों, संस्थाओं आदि के नागरिक समाज, और भी लिख लो नारी, इसके साथ साथ कई नारीवादी संगठनों, संस्थाओं, कॉमा, नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी के उदय के कारण हाल के वर्षों में नारी जीवन से संबंधित मुख्य मुद्दों को, नारी जीवन से संबंधित मुख्य मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता के साथ उठाया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप, राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता के साथ उठाया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप निर्भया हत्याकांड के पश्चात, उदाहरण स्वरूप निर्भया हत्याकांड के पश्चात समग्र राष्ट्र के स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विभिन्न प्रयास
विभिन्न प्रयास, कॉमा, मी टू कैंपेन या मी टू मूवमेंट लिख लो, ज्यादा अच्छा, आदि। मी टू मूवमेंट सुना होगा। जैसे अमेरिका में यह आंदोलन स्टार्ट हुआ सबसे पहले, जहां पर कार्यस्थल पर किसी महिला के विरुद्ध यौन दुर्व्यवहार की घटना को पहली बार महिलाओं ने सोशल मीडिया पर, सार्वजनिक मंच पर शेयर किया। कई बार महिलाओं का अगर यौन दुर्व्यवहार हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है, ऐसी स्थिति में वो अपनी बातों को सार्वजनिक नहीं कर पाती। लेकिन अमेरिका में माइस्पेस नाम का एक प्लेटफॉर्म आया, जिसने महिला को, एक टेराना बर्क नाम की महिला वहां थी, उसने पहली बार माइस्पेस पर अपनी व्यथा, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था कार्यस्थल पर, उसको शेयर किया। और धीरे धीरे यह मी टू आंदोलन जो है अमेरिका में ज्वलंत हो गया। 2017 में वहां पर एक हॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर, उन पर एक महिला अभिनेत्री ने इल्जाम लगाया यौन दुर्व्यवहार का, और अंत में उनको सजा हो गई। उसके बाद धीरे धीरे यह आंदोलन क्या है, भारत में भी दिखा। कई सेलिब्रिटी, कई बड़े बड़े नाम, कई पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े लोग, ये सब इस आंदोलन की चपेट में आए। तो आज के दौर में नारीवादी आंदोलन जो है वो पहले की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सूचना, ज्ञान, जागरूकता का स्तर बढ़ा है ना। और ऐसी स्थिति में आज सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म है, आज मास मीडिया है, आज बहुत सारी चीजें हैं जिसके जरिए कोई महिला अपनी व्यथा को सार्वजनिक मंच पर रख सकती है। जो समकालीन नारीवादी आंदोलन है उसमें आपको आधुनिकता के मूल्य दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जो भारत का पुराना रिकॉर्ड अगर आप देखें भारत में नारीवादी आंदोलन का, तो बहुत बेहतर नहीं रहा है। कहीं ना कहीं वो कमजोर अधिक दिखा है। पश्चिम में नारीवादी आंदोलन ने कई मुद्दों को उठा दिया। हमारे यहाँ आज वैश्वीकरण के दौर में धीरे धीरे नारीवादी आंदोलन में नवीन मुद्दे आ रहे हैं, जैसे एलजीबीटी राइट्स को लेकर हमारे यहाँ भी बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोग जो है महिला के मध्य विवाह को कानूनी वैधता प्रदान किए जाने की मांग कर रहे हैं। एलजीबीटी परेड हमारे यहाँ आयोजित हो रही है ना। तो चूंकि जब समाज का विकास आगे की तरफ होता है तो कई चीजें जो है समाज के स्तर पर नवीन प्रकटना देखी जा रही है। तो हमारे यहाँ नारीवादी आंदोलन हाल के वर्षों में पहले की तुलना में एक बड़े आंदोलन के रूप में दिख रहा है ना। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल के जरिए आप अपनी बात को रख सकते हैं, है ना। कुछ प्रमुख नारीवादी संगठन देखते हैं, एक हेडिंग बनाइए, प्रमुख नारीवादी संगठन। प्रमुख नारीवादी संगठन, हमारे सिलेबस में लिखा है महिलाओं की भूमिका एवं नारीवादी संगठन। हालांकि नारीवादी संगठन से अब तक सवाल नहीं पूछा है ना। एलजीबीटी, लेस्बियन, महिला के मध्य, गे, पुरुष के मध्य, बाइसेक्सुअल, दोनों, ट्रांसजेंडर, गूगल कर लो, इतनी सिंपल चीजें नहीं पता है तुम्हें, है ना। आएंगे हम लोग सोशल जस्टिस में एलजीबीटी डिटेल से समझाऊंगा। प्रमुख नारीवादी संगठन, जैसे भारत में नारीवादी संगठन का इतिहास जो है ना, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे कब रहा। 50 संगठन बने, हमें सभी संगठन नहीं जानना। कुछ प्रभावशाली संगठन जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर महिला मुद्दों को संबोधित किया है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर नारीवादी आंदोलन को एक गति प्रदान की है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर नारी विमर्श को जीवंत करने में योगदान दिया है। वैसे हम कुछ सामाजिक नारीवादी संगठनों की चर्चा करेंगे, है ना। तो जैसे हम इसमें भारत में पहला जो नारीवादी संगठन है उसको हम कहते हैं लेडीज सोसाइटी। ये आधुनिक भारत का पहला नारीवादी संगठन है जो 1882 में कोलकाता में, है ना, कलकत्ता तभी नाम था, कलकत्ता में स्थापित किया गया, है ना। इसको स्थापित करने वाली जो महिला थी उसका नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर की पुत्री राजकुमारी स्वर्ण कुमारी देवी। पहले समझ लो, 2-3 पॉइंट में नोट कर लेंगे बाद में। स्वर्ण कुमारी देवी देवेंद्रनाथ टैगोर की पुत्री थी, रविंद्रनाथ टैगोर की बहन कह सकते हैं आप। इन्होंने पहली बार जो महिलाएं बंगाल में जो महिलाएं थी, है ना, हर वर्ग की महिला के शिक्षा के लिए, विधवाओं के कल्याण के लिए एक लेडीज सोसाइटी बनाई। सोचिए ये बात कब की है, 1882 की, जो भारत का प्रथम नारीवादी संगठन माना जाता है। और इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उस जमाने में बहुत प्रयास किए, और इनके कारण जो है भविष्य में बहुत सारे भारत में नारीवादी आंदोलन या संगठनों का विकास हो पाया। तो इनके बारे में 2-3 पॉइंट नोट करिए। लिखिए, पहला प्रमुख नारीवादी संगठन में लिखिए लेडीज सोसाइटी, लिखिए। यह भारत का पहला नारीवादी संगठन, यह भारत का पहला नारीवादी संगठन था जिसकी स्थापना कोलकाता में, कलकत्ता नाम था तभी, राजकुमारी स्वर्ण कुमारी देवी के द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना कलकत्ता में राजकुमारी स्वर्ण कुमारी देवी के द्वारा किया गया। इस संगठन का प्रमुख कार्य उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा तथा विधवाओं की स्थिति में सुधार करना था। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य कार्य स्त्री शिक्षा एवं विधवाओं की स्थिति में सुधार करना था। इसी संगठन के द्वारा भारत की पहली महिला भारती का प्रकाशन किया गया, जिसमें पहली महिला पत्रिका मैगजीन भारती का प्रकाशन किया गया, जिसमें नारी जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से रखते हुए उसके समाधान हेतु प्रयास की बात कही गई, आर्य महिला समाज 1882 में ही रमाबाई द्वारा, बस एक 2 लाइन क्योंकि आपको लिखना है ना, पुणे में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा, स्त्री शिक्षा। पुणे में स्थापित स्त्री शिक्षा हेतु, स्त्री की शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले, उन्होंने भी बहुत काम किया। तो दूसरे पॉइंट में आप आर्य महिला समाज के बारे में, है ना, एक लाइन बस लिख लें। देखिए 1882 में ही
रमाबाई द्वारा पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना, आर्य महिला समाज की स्थापना महिलाओं की शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से की गई, जो आगे चलकर शारदा सदन के रूप में एक नारीवादी संगठन के रूप में आया, जो आगे चलकर शारदा सदन के रूप में आगे सामने आया, है ना। ये सब छिटपुट है, छोटा मोटा है, लेकिन अब नाम एक आधा आपको दिखाना पड़ेगा। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, है ना, जैसे 1885 में, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1887-88 तक आते आते महिला या अन्य सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों के लिए कांग्रेस में ही एक आंतरिक संगठन बना, जिसका नाम क्या दिया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर वाद विवाद, विचार विमर्श किया गया। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही एक आंतरिक शाखा थी, जिसका उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दे हैं उनको उठाना, और इस क्रम में महिलाओं से संबंधित मुद्दे भी इसमें उठाए गए। तो एक लाइन इसके बारे में लिख लीजिए, लिखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया, जो महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को संबोधित करता था। यही आगे चलकर भारत महिला परिषद, इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस के रूप में बना, जो आगे चलकर भारत महिला परिषद के रूप में बना, जिसमें बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा जैसी, भारत महिला परिषद बना जिसमें बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयों पर नियंत्रण के प्रयास संपन्न हुए, जैसी बुराइयों पर नियंत्रण के प्रयास संभव हुए। यानी एक तरह से 1887 में ये बना और 1903-4 आते आते वो भारत महिला परिषद के रूप में, है ना, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में बन गया, है ना। ये सब छिटपुट संगठन है ना, 2-3 हैवीवेट बड़े संगठन हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब अगला एक हेडिंग बना लीजिए, भारत स्त्री मंडल। भारत स्त्री मंडल, देखो ये जो संगठन है 1910 में इसकी स्थापना स्वर्ण कुमारी देवी, है ना, उन्हीं की बेटी थी सरला राय देव चौधरानी, जो बंगाल में महिलाओं के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत काम किया। तो सरला राय देव चौधरानी द्वारा यह संगठन बनाया गया, जो बंगाल का तत्कालीन समय में सबसे बड़ा संगठन था, है ना, जिसमें हर जाति, धर्म, वर्ग की महिलाओं के कल्याण हेतु प्रयास किए गए, है ना। और ये प्रभावी संगठन था, कहां का, बंगाल का। इन्हीं की माताजी ने लेडी सोसाइटी 1882 में बनाई थी। वो कौन थी, रविंद्रनाथ टैगोर की बहन, ये भांजी हुई एक तरह से, है ना, सरला राय देव चौधरानी। और इन्होंने एक बड़ा संगठन बनाया, है ना, हर जाति, धर्म, वर्ग की महिलाओं को एक मंच प्रदान करना था। मान लीजिए समाज में परिवर्तन करने के लिए क्या करना होगा, एक संस्था, संगठन बनाना होगा, संगठन के जरिए हमें आवाज उठानी होगी, उसके जरिए प्रदर्शन करना होगा, तभी तो आप ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाएंगे। तो ये कलकत्ता का एक बड़ा प्रभावशाली संगठन उस जमाने में था। तो एक आधा जब भी आपसे नारीवादी संगठन, जैसे देखो प्रश्न यहां से नहीं पूछा है नारीवादी संगठन से, प्रश्न क्या बना सकता है कि भारत में महिलाओं के कल्याण एवं विकास में नारीवादी संगठनों के योगदानों की समीक्षा करें, या किस प्रकार भारत में नारीवादी संगठनों ने महिलाओं के सशक्तिकरण में, कल्याण व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो नारीवादी संगठन, रोल ऑफ विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशन से अब तक एक भी सवाल पिछले 12-13 वर्षों में नहीं पूछा है, इसलिए तैयार रहना। मे भी आपको दिख सकता है वुमेन ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक सवाल नहीं है बच्चों, है ना, तो तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं ताकि आगे आपको आसानी हो। तो आपने लिख लिया भारत स्त्री मंडल, लिखिए कोलकाता में सरला राय देव चौधरानी द्वारा 1910 में, सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कुछ संस्थाओं के बारे में। सरला राय देव चौधरानी द्वारा 1910 ईस्वी में भारत स्त्री मंडल की स्थापना की गई, भारत स्त्री मंडल की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर हर जाति, धर्म, वर्ग, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर हर जाति, धर्म, वर्ग की महिलाओं के लिए एक राष्ट्रव्यापी मंच प्रदान करना था, एक राष्ट्रव्यापी मंच प्रदान करना था। कुछ संगठन प्री में भी सही करो, पूछ देता है हिस्ट्री में, जैसे इसके बाद जो लिखवाएंगे वुमेन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन 4-5 बार यूपीएससी में पूछा है, WIA, है ना, एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना था, किसके लिए, हर जाति, धर्म, वर्ग की महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय मंच। ये सब छिटपुट संगठन थे। अब कुछ प्रभावशाली बड़े संगठन आएंगे और उसमें 3 संगठन हैं, है ना। उसमें सबसे पहला है WIA, वुमेन इंडिया एसोसिएशन, जो यूपीएससी हिस्ट्री में प्री में भी पूछता है, वुमेन इंडिया एसोसिएशन। आपने एनी बेसेंट का नाम तो पढ़ा ही होगा, एनी बेसेंट ब्रिटिश महिला थी। ये भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचार प्रसार के लिए आई थी अडियार आश्रम में, है ना, और भारत से आध्यात्मिक लगाव के कारण यहीं रह गई। और इन्होंने भारत में महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए बहुत सारा काम किया। सोचिए, एक आयरिश महिला, आयरलैंड की मूल रूप से निवासी थी, और वो यहाँ आती है, और पश्चिम में इस समय नारीवाद की प्रथम लहर चल रही थी, है ना, नारीवाद की प्रथम लहर
प्रथम लहर में मताधिकार की बात थी, राजनीतिक अधिकार की बात थी, संपत्ति व विधिक अधिकार की बात थी। 1918 में ब्रिटेन में पहली बार महिलाओं को वोट देने का राइट दिया गया। क्यों? जो फेमिनिस्ट लिबरल फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी थी उसने ब्रिटेन में बहुत प्रयास किया और इसके कारण 1918 में ब्रिटेन में महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। आगे चलकर ब्रिटेन में ही कई अधिकार जो है 1920 के दशक में महिलाओं को दिया गया। ये ब्रिटेन आयरलैंड आप जानते ही पढ़ते हैं, यूके कहां है, ब्रिटेन और आयरलैंड बिल्कुल सटा हुआ है। तो ब्रिटेन से जब ये आयरलैंड से जब भारत आई तो इन्होंने महिलाओं के लिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में, एक बड़ा संगठन के रूप में इन्होंने WI की स्थापना की। हालांकि इसमें इनकी मदद मार्गरेट कजन्स नाम की एक ब्रिटिश महिला ने भी की, है ना। और इन्होंने WI एक संगठन 1917 में बनाया, 1917 में, जो तत्कालीन समय में भारत का सबसे बड़ा महिला संगठन था। और इन संगठन, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जो महिलाओं के मताधिकार की मांग को लेकर ब्रिटिश सरकार पर दबाव की राजनीति कर रहा था, है ना। क्यों? क्योंकि पश्चिम में नारीवादी आंदोलन चल रहा था। 1918 में ब्रिटेन में महिलाओं को आंदोलन मत मिल गया, मत देने का अधिकार, और वहां पर यह आंदोलन 1819वीं सदी के अंतिम से ही चल रहा था, है ना। तो ऐसी स्थिति में आयरिश महिला एनी बेसेंट के नेतृत्व में इस संगठन द्वारा ब्रिटिश सरकार पर दबाव की राजनीति की गई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। जैसे त्रावणकोर, अगर आपने नाम सुना होगा, ये क्या था? एक प्रिंसली स्टेट था, देसी रियासत था। किसका? मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी में त्रावणकोर क्या था? एक देसी रियासत था, है ना, प्रिंसली स्टेट। यहीं पर पहली बार भारत में 1919 में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। महिलाओं को मताधिकार। अब देखिए, एनी बेसेंट ने महिलाओं के पॉलिटिकल राइट्स, सफ्रेज राइट्स, मताधिकार, संपत्ति, विधिक अधिकार, वही उदारवादी नारीवादी परिप्रेक्ष्य से प्रभावित होकर सरकार पर दबाव डाल रही थी। होम रूल आंदोलन, इतिहास में पढ़े हो ना जी, होम रूल आंदोलन दो लोगों ने चलाया, एक एनी बेसेंट ने, दूसरा बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक का जो आंदोलन था, महाराष्ट्र और उसके ऊपर उसका इंफ्लुएंस था। सब सब्जेक्ट एक दूसरे से बच्चों कनेक्टेड है ना। और जो दक्षिण भारत में होम रूल आंदोलन था, उसका नेतृत्व किसने किया था? एनी बेसेंट ने। तो जो दक्षिण भारत के राज्य थे उसमें इसका प्रभाव था, है ना। तो इन्होंने, एनी बेसेंट ने एक संस्था जो WI बनाई, इसके जरिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला कि महिलाओं को मताधिकार प्रदान करो। और इनके दबाव से ही पहली बार त्रावणकोर देशी रियासत में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। बाद में बंबई प्रेसिडेंसी के कई अलग अलग क्षेत्र में, अखिल भारतीय स्तर पर भारत को संविधान के प्रवर्तन के बाद महिलाओं को मताधिकार सभी महिलाओं को मिला। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ छिटपुट देसी रियासत थी, या ब्रिटिशर्स ने भी महिलाओं को राष्ट्रव्यापी स्तर पर मताधिकार नहीं प्रदान किया। शुरुआत इन्होंने ही की, किसने? WI एसोसिएशन ने। और यह एक बड़ा संगठन था, इसकी शाखाएं कई जगह थी, खास करके दक्षिण भारत में अधिक शाखाएं थी। और यह, आप सोचिए कि किसी भी महिला के मताधिकार की मांग करना, राजनीतिक अधिकार की मांग करना, ये किन महिलाओं के लिए हो सकता है? जो महिलाएं शिक्षित हैं, जागरूक हैं। तो इसमें ज्यादातर कौन सी महिलाएं थी? जो ऊंची जाति की महिलाएं थी, ऊंचे वर्ग से बिलोंग करती थी। निम्न जाति के महिला के मुद्दे ज्यादा इसमें नहीं इन्वॉल्व थे, है ना। तो जो एनी बेसेंट का यह प्रयास था, यह भारत के स्तर पर, राष्ट्रव्यापी स्तर पर, उस सब जमाने में इससे बड़ा संगठन नहीं, लेकिन पूरे भारत के स्तर पर प्रयास कम था। दक्षिण भारत के राज्यों में इनका इंफ्लुएंस अधिक था, है ना। तो ये एक बड़ा संगठन है। जब भी आप लिखेंगे एग्जाम में नारीवादी संगठन से कुछ भी पूछेगा तो 3 संगठन आपको ज्यादा उसमें एम्फेसिस देना है। उसमें से पहला ये है ना। तो इसके बारे में 2-3 लाइन बस नोट कर लीजिए, लिखिए। देखिए, आयरिश महिला एनी बेसेंट के प्रयास से, आयरलैंड की महिला आयरिश, है ना, आयरिश महिला एनी बेसेंट के प्रयास से भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़े संगठन के रूप में WI की स्थापना, राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के सबसे बड़े संगठन के रूप में WI की स्थापना 1917 ईस्वी में की गई। इस संगठन 1917 में की गई। इस संगठन का उद्देश्य महिलाओं को राजनीतिक अधिकार यथा मताधिकार एवं अन्य विधिक अधिकार प्रदान कराना, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार यथा मताधिकार, संपत्ति व विधिक अधिकार प्रदान कराना था, तथा नारी जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं का उन्मूलन करना था, दक्षिण भारतीय राज्यों में संगठन का प्रभाव अधिक देखा गया। इस संगठन का प्रभाव अधिक देखा गया और इन्हीं के प्रयासों से मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत देसी रियासत त्रावणकोर, और इन्हीं के प्रयासों से मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत देसी रियासत त्रावणकोर में पहली बार 1919 में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के देशी रियासत त्रावणकोर में पहली बार 1919 ईस्वी में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। आगे चलकर मद्रास व बंबई प्रेसिडेंसी के अन्य प्रांतों में, अन्य रियासतों में, आगे चलकर मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी के अन्य देसी रियासतों में भी महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। देखिए, पैराग्राफ चेंज करके WIA, है ना, WIA वुमेन इंडिया एसोसिएशन शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूं। देखिए, WIA का प्रभाव क्षेत्र संपूर्ण भारतीय स्तर पर न होकर दक्षिण के राज्यों तक, WIA का प्रभाव क्षेत्र
संपूर्ण भारत के स्तर पर न होकर दक्षिण भारत के राज्यों पर अधिक देखा गया। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण भारत के क्षेत्रों राज्यों पर अधिक देखा गया। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों को लेकर एक नया विमर्श को, एक नया डिस्कोर्स को स्थापित करने में संगठन का बड़ा योगदान है। एक विमर्श का मतलब जिस पर वाद विवाद हो, चर्चा परिचर्चा हो, है ना। तो राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के मताधिकार को एक विमर्श के रूप में स्थापित करने में, डिबेट डिस्कोर्स के रूप में स्थापित करने में इसका बड़ा योगदान है। क्योंकि इसके बाद जितने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे वो सभी क्या कहेंगे, सफ्रेज राइट्स, मताधिकार, है ना। तो ध्यान रखना, जब भी नारीवादी संगठन पूछा जाए। एक दूसरा संगठन एनसीडब्ल्यूआई, अगला एक संगठन, बस एक संगठन और लिख लेना है इसके बाद, एनसीडब्ल्यूआई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ विमेन इन इंडिया। देखो 1950-25 में, है ना, कुछ समृद्ध राजघरानाओं की महिलाओं के द्वारा, जैसे त्रावणकोर जो देसी रियासत थी उसकी महारानी मेहरीबाई टाटा, जमशेदजी टाटा की पत्नी, इन सब के द्वारा एक बड़ा संगठन बनाया गया जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ विमेन की भारतीय शाखा थी, है ना। इंटरनेशनल विमेन कॉन्फ्रेंस, है ना, जैसे हम कहें इंटरनेशनल विमेन कॉन्फ्रेंस, ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन था जो 1890 के दशक में यूरोप में स्थापित हुआ। इसी की भारतीय ब्रांच, भारतीय शाखा, है ना, ब्रांच के रूप में कुछ बड़े औद्योगिक घरानों की और राजघरानों की महिलाओं के द्वारा एनसीडब्ल्यूआई को स्टैब्लिश किया गया 1925 में, है ना। हालांकि यह जो संगठन था यह कुछ महानगरों तक केंद्रित रहा, विशेषकर अगर आप देखें तो जो बड़े बड़े उस जमाने में नगर थे, है ना, लेकिन इन्होंने भी स्त्री शिक्षा को लेकर ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला। आगे चलकर एनसीडब्ल्यूआई के स्थान पर एक और प्रभाव, पहले समझ लो फिर लिखना, एक और प्रभावशाली संगठन बन गया, ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस, है ना। इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्रेरणा लेकर 1927 में जो आजाद भारत का, स्वतंत्र गुलाम भारत का सबसे बड़ा नारीवादी संगठन था, तो डब्ल्यूआईए, एनसीडब्ल्यूआई, है ना, इन तीनों को आपको हाईलाइट करना है। ये सबसे बड़े 3 संगठन है, आ रहे हैं, इस पर नोट करेंगे। ऑल इंडिया, इसका नाम क्या है, विमेन कॉन्फ्रेंस, मार्गरेट कजन्स, है ना, जो इनी बेसेंट के साथ जिन्होंने डब्ल्यूआई की स्थापना की थी, उन्हीं के द्वारा, है ना। तो इस एनसीडब्ल्यूआई बहुत कम इसका कंट्रीब्यूशन रहा, बाद में एआईडब्ल्यूसी का कंट्रीब्यूशन अधिक रहा। जैसे इन्होंने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाली कि पर्दा प्रथा को खत्म करो, बाल विवाह उस जमाने में सबसे बड़ी समस्या थी, है ना। तो इनके प्रयास से, किसकी बात हो रही है, एआईडब्ल्यूसी के प्रयास से ही शारदा एक्ट पारित किया गया, है ना, शारदा एक्ट अधिनियम, जिसको हम कहते हैं बाल विवाह नियंत्रक कानून, बाल विवाह नियंत्रक कानून 1929 में। शारदा क्यों कहते हो, जयपुर राजस्थान की एक शख्सियत थे पॉलिटिकल, उनका नाम था हरविलास शारदा, उन्हीं के प्रयास से यह एक्ट पारित हुआ था। और इस कानून के जरिए, क्या नाम है कानून का, बाल विवाह नियंत्रक कानून, मेल के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष कर दी गई और फीमेल के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई। सोचिए कि यह बात कब की हो रही है, 1929 की। छोड़ दो प्रीति, मत लिखो, है ना, रिकॉर्डेड देखकर लिख लेना, इससे धीरे नहीं बोल सकता मैं, है ना। तो ये जो है, ये बाल विवाह नियंत्रक कानून, ये शारदा एक्ट के नाम से जाना गया। और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस ने इसके लिए ब्रिटिश सरकार पर बहुत दबाव की राजनीति की। तो उस जमाने में जहां विवाह 8 से लेकर 12 वर्ष के मध्य संपन्न हो जाता था, है ना, शुरुआत 7-8 साल से हो जाती थी और 12-13 तक तो सभी महिला का विशेषकर होना जरूरी है। पुरुषों का विवाह जो है 10 साल से लेकर 14 साल तक में होता था। तो जो भारत में महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए इस संगठन ने बड़ा काम किया है। कौन सा संगठन, एआईडब्ल्यूसी, है ना। तो सेकंड में डब्ल्यूआई लिख लिया आपने, उसके बाद लिखिए एनसीडब्ल्यूआई, आधा बोर्ड पर लिखा रहता है फिर भी नहीं हो पाता है, लिखिए एनसीडब्ल्यूआई, फुल फॉर्म लिखा हुआ है, लिख लो देखकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ विमेन इन इंडिया, है ना, लिखिए 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 1925 में इस संगठन की स्थापना, 1925 में इस संगठन की स्थापना त्रावणकोर की महारानी कौमा मेहरीबाई टाटा, त्रावणकोर रियासत की महारानी कौमा मेहरीबाई टाटा जैसी प्रबुद्ध वर्ग की महिलाओं के द्वारा किया गया। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद की भारतीय शाखा थी, जिसने महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का कार्य किया। हालांकि यह
राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का कार्य किया। हालांकि यह संगठन कुछ बड़े नगरों तक ही सीमित रहा। हालांकि यह संगठन कुछ बड़े नगरों तक ही सीमित रहा। अगला लिखिए ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, AIWC ही। देखिए आजादी से पूर्व का सबसे बड़ा नारीवादी संगठन अखिल भारतीय महिला परिषद या AIWC था। आजादी से पूर्व सबसे बड़ा नारीवादी संगठन AIWC अर्थात अखिल भारतीय महिला परिषद था, जिसकी स्थापना लिखा हुआ है मार्गरेट कजन्स द्वारा कब हुआ? 1927 में की गई। जिसकी स्थापना मार्गरेट कजन्स द्वारा 1927 में की गई। इस संगठन ने महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीके से ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीके से ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। संगठन के प्रयास से ही 1929 में बाल विवाह नियंत्रक कानून, बोर्ड भी देखते रहना, 1929 में बाल विवाह नियंत्रक कानून ब्रैकेट में शारदा एक्ट पारित हुआ। बाल विवाह नियंत्रक कानून अर्थात शारदा एक्ट पारित हुआ, जिसमें महिलाओं के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष तथा पुरुषों के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। जिसमें महिलाओं के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष तथा पुरुषों के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। ये बात आज से 96 साल पहले की हो रही है। उस जमाने में 14 वर्ष महिलाओं की न्यूनतम है ना, यानी 14 वर्ष से पहले विवाह नहीं कर सकते। अभी हमें सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन उस समय का सामाजिक धार्मिक जीवन की कल्पना आप करें। समाज धर्म आधारित था, समाज प्रथा परंपरा से संचालित था, है ना। वैसी स्थिति में कोई भी ऐसा कानून अगर हम 18 साल कर देते, कानून बन जाने के बाद भी लोग उसे एक्सेप्ट नहीं। आज भी आप देखिए, आज वर्तमान में विवाह की आयु कितनी है जी? महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग है। महिला के लिए 18 वर्ष, पुरुषों के लिए 21 वर्ष। फिर भी आज भी हमारे देश के कुछ राज्यों में बाल विवाह की घटना है। औसत महिला के विवाह की आयु भारत में 16.5 साल है अभी भी, राष्ट्रीय स्तर पर 16 से 17 के बीच में। यानी कानून कह रहा है 18 वर्ष, लेकिन हमारे यहाँ विवाह की वर्तमान में औसत आयु, औसत समझते होगे ना, किसी का 14 में हो रहा है, किसी का 32 में हो रहा है, किसी का 28 में। तो विवाह की जो औसत आयु हमारे यहाँ है, कानून कहता है 18 वर्ष होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी 16 से 17 साल के बीच में है। अभी NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5 में 20 से 24 साल की लगभग 50% से अधिक महिलाओं ने एक्सेप्ट किया है कि उनका विवाह जो 18 वर्ष से पूर्व भी हो गया था। तो समाज बदल रहा है। सोचिए, आज से 96 साल पूर्व ये कानून बना तो उस समय के लिए प्रगतिशील कानून था, क्योंकि उस समय 8 से 12 वर्ष तक में तो महिलाओं का विवाह हो ही जाता था, है ना। बाल विवाह की प्रथा थी। और समाज वर्तमान में एक नया डिबेट चल रहा है कि महिला और पुरुष दोनों की विवाह की आयु समान होनी चाहिए, है ना। अभी राष्ट्रीय विधि आयोग ने अनुशंसा दी कि महिलाओं के विवाह की आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया जाना चाहिए, 21 वर्ष। तो इस पर भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, है ना। तो ये सब कुछ प्रमुख राष्ट्रव्यापी नारीवादी संगठन थे। एक आधा और संगठन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक संगठन का आजादी के बाद का, है ना, अब स्वतंत्रता पश्चात कुछ संगठन, प्रमुख नारीवादी संगठन। जैसे आपने सुना होगा सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन, इला भट्ट के द्वारा इनको मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है 1972 में। महिलाओं का, कैसी महिलाओं का, है ना, एक नारीवादी संगठन बनाया गया। अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु, नाम ही क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वयं के द्वारा जिनको रोजगार है, वैसी महिलाओं का संगठन। एक ऐसा संगठन जिसमें महिलाएं जो है वो अपना रोजगार कर सकें। तो जो भी अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिला है उनको प्रशिक्षण प्रदान करना, वित्तीय सुविधा, उनकी मार्केटिंग, विपणन, संस्थागत सौदेबाजी, सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ाने के लिए गांधीवादी मूल्यों पर आधारित ये एक नारीवादी संगठन है। जब भी आप भारत में नारीवादी संगठन लिखते हैं कुछ, तो उसमें आप इसका जिक्र करते हैं कि ये भारत का एक प्रभावशाली नारीवादी आर्थिक संगठन है, जिसने महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण में बड़ी भूमिका निभाई है। कोई भी उद्यम स्टार्ट करना है तो उस उद्यम के लिए महिलाओं में कहीं ना कहीं साहस होना चाहिए। एक कलेक्टिव जो है वह बार्गेनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। सामूहिक रूप से उत्पादन करेंगे तो बड़े लेवल पे होगा। उसके लिए मार्केटिंग होना चाहिए, उसके लिए टेक्नोलॉजी, उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करना चाहिए, है ना। तो ये जो है एक बड़ा संगठन है जो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन के नाम से, और इसने भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में जो भी महिला उद्यमियां हैं उनको उद्यमिता की भावना के विकास में बड़ा योगदान दिया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप अलग है, वो छोटे लेवल पे है, 10-20 लोगों का, एक समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का संगठन है। सेवा एक तुलनात्मक रूप से जो है वह एक बड़ा संगठन है ना। तो हम लिख सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, हिंदी में भी यही लिखोगे, है ना। इसका हिंदी ऐसे नहीं लिखना है स्वरोजगार महिला समिति, है ना। लिखिए गांधीवादी मूल्यों पर आधारित होकर महिलाओं को
गांधीवादी मूल्यों पर आधारित होकर महिलाओं को आर्थिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर बनने हेतु महिलाओं को आर्थिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर बनने हेतु 1972 में इला भट्ट के द्वारा सेवा संगठन की स्थापना की गई। सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन की स्थापना की गई। यह संगठन अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को वित्तीय सुविधा, तकनीकी प्रशिक्षण आदि प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। संगठन का उद्देश्य, इतना धीरे बोल रहा हूं आज मैं जरूरत से ज्यादा, फिर भी कई लोगों का छूट जाता है, मुझे हैरत हो रही है। हम लोगों की स्पीड बाय डिफॉल्ट है, नींद में भी इतना ही स्पीड से बोलते हैं। कभी कभार लास्ट में थोड़ा क्लास को समाप्त करना होता है तो थोड़ा स्पीड लास्ट में करते हैं, और उसमें लोगों का छूट जा रहा है, तो घोर चिंता की बात है। लिखो, प्रैक्टिस करो, रोज 10 पेज लिखो, नहीं तो नई यूपीएससी में 10 प्रश्न नहीं लिख पाओगे, गारंटी है मेरी, है ना। देखिए, संगठन का उद्देश्य महिलाओं, धीरे बोलने से कई बार हम लोगों को खुद इरिटेशन होता है, लगता है बहुत ज्यादा धीरे बोल रहे हैं, है ना। तो वो हमारी आदत ही फिक्स्ड है, कोई नया बात नहीं है, है ना। जीवन में हमने 15-16 साल कुछ नहीं किया है, पढ़ाया ही है खाली दिन रात, यहां से लेके वहां तक। लिखिए, संगठन का उद्देश्य महिलाओं में सांगठनिक क्षमता निर्माण, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी बिल्डअप, है ना, सांगठनिक क्षमता निर्माण द्वारा उद्यमशीलता की भावना को बढ़ाना है। उद्यमशीलता की भावना को बढ़ाना है। वर्तमान में भारत के कई राज्यों में यह नारीवादी संगठन महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अब कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे कुछ राजनीतिक संगठन है। जब नारीवादी संगठन चला है तो आज संगठन सारे देख लो, है ना। जैसे अगर कुछ राजनीतिक नारीवादी संगठन, जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक महिला विंग है, महिला संगठन है। जैसे आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका महिला मोर्चा सुना होगा, आए दिन प्रदर्शन चलता रहता है। महिला मोर्चा, बीजेपी आरएसएस द्वारा प्रेरित एक संगठन है दुर्गा वाहिनी। सीपीआई मार्क्सवादी का एडवा, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन। देख, द हिंदू पढ़ते होगे तो आए दिन वृंदा कारत, है ना। हाँ, ग्लोबल लेवल पे भी है, अभी एक एक करके। यूएन वुमेन तो जान ही रहे, उसके बारे में भी चर्चा आगे करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अभी पहले इंडिया का देख लो, है ना, आराम से एक एक करके सबकी चर्चा करनी है। एडवा, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन, तो ये सब क्या है, पॉलिटिकल पार्टी की, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना संगठन है। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला समिति। वैसे शॉर्ट नाम क्या है, एडवा, अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला समिति। सीपीआई मार्क्सिस्ट की यह महिला शाखा है, दुर्गा वाहिनी आरएसएस से, है ना। तो ये सब कुछ संगठन हैं जो पॉलिटिकल बेस्ड हैं, पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड हैं। इनके बारे में बस नाम लास्ट में नोट कर लो। प्रमुख राजनीतिक संगठन, दुर्गा वाहिनी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महिला मोर्चा है कोमल, बीजेपी आरएसएस का दुर्गा वाहिनी, सीपीआईएम का ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन है। हो गया। तो ये सब कौन से संगठन है, राजनीतिक संगठन है। कुछ प्रमुख संगठन जो और हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर विमेन, यूएन विमेन, है ना, इन सब पर चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगली क्लास में पूरा नारीवादी संगठन आपका क्लियर हो जाएगा, और हो सकता है जनसंख्या हम लोग स्टार्ट कर दें।
जो नई वाली एनसीईआरटी है कक्षा 12 की भारतीय समाज की, उसमें पहला ही टॉपिक जनसंख्या का है, तो एक बार अच्छे से पढ़कर आना, है ना। एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, बहुत शानदार तरीके से वो लिखा गया है ना। अब किसी को कोई जेन्युइन सवाल है पूछिए, जिनको कोई सवाल नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर।